students. This is history class 7th chapter 4 the Mughal Empire. Today is going to be our 5th class on this chapter. अब तक हमने समझा कि 16वीं शताब्दी तक आते आते जो मुग़ल एम्पायर था, जो मुग़लों का साम्राज्य था, वो दिल्ली और आगरा तक फैला हुआ था। लेकिन 17वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर, पूरे भारत पर मुग़लों का शासन था। जब क्षेत्र का, साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, तो उसके प्रशासन को ठीक से चलाने के लिए लोगों की आवश्यकता भी थी। तो मुग़ल शासकों ने जो मनसबदार नियुक्त किए, नोबल्स नियुक्त किए, उन्होंने पहले तो केवल तुर्किश नोबल ही नियुक्त किए मनसबदार के रूप में, प्रशासन में सहायता के लिए। लेकिन जैसे जैसे साम्राज्य का विस्तार हुआ, उन्होंने इंडियन मुस्लिम, मराठे, राजपूत, अफ़गान, उनको भी मनसबदार नियुक्त किया। अब मनसबदार क्या था? मनसबदार में जो मनसब शब्द है उसका अर्थ है पद। तो मुग़लों ने मनसबदार को, जिन नोबल को मनसब दिए गए, उनको जागीर दी, और ये मनसबदार उस जागीर से कर, लैंड रेवेन्यू वसूल करते थे, और बदले में मुग़ल शासकों के लिए सेना की व्यवस्था, सिपाहियों की व्यवस्था, घुड़सवारों की व्यवस्था करते थे। जो मनसबदार ज़्यादा सैनिकों, घुड़सवारों की व्यवस्था करेगा, उसका मनसब उतना ही ऊंचा और बड़ा होगा, और उसी के अनुसार मुग़ल शासकों ने उनका वेतन निर्धारित किया हुआ था। जब समय के साथ साथ इन मनसबदारों की संख्या बढ़ जाती है, उदाहरण के लिए औरंगजेब के समय में, तो जो जागीर थी उनकी संख्या कम हो जाती है, और ये मनसबदार ऐसा देखने में आया कि अपनी जागीर से ज़्यादा लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करने की कोशिश करते थे, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि ये मनसबदार औरंगजेब के समय में अपनी जो सैलरी थी इनकी, वो तो ज़्यादा थी, और लैंड रेवेन्यू वो अपने क्षेत्र से कम इकट्ठा कर पाते थे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। वास्तव में तो जितना लैंड रेवेन्यू वो इकट्ठा करते थे अपनी जागीर से, वो उनकी सैलरी के बराबर ही होना चाहिए था। अब जब मनसबदारों की संख्या बढ़ी, जागीर की संख्या कम हुई, तो इन मनसबदारों ने अपनी जागीर से ज़्यादा लैंड टैक्स वसूलने की कोशिश की, जिससे जो किसान थे, जागीर के किसान थे, जो फसल पैदा करते थे, जो लैंड टैक्स देते थे, उनकी हालत ख़राब हो जा रही थी। आज हम बात करेंगे जब्त एंड जमींदार। The main source of income available to Mughal rulers was tax on the produce of the peasantry. In most places, peasants paid taxes through the rural elites, that is the headman or the local chieftains. The Mughals used one term, zamindars, to describe all the intermediaries, whether they were local headmen of village or powerful chieftains. जो मुग़ल शासक थे, उनकी आमदनी का मुख्य स्रोत किसानों से प्राप्त राजस्व था, लैंड टैक्स था, और ये लैंड टैक्स मुग़ल शासक ज़मींदारों के माध्यम से वसूल करते थे।
ये ज़मींदार या तो गांव के मुखिया थे या शक्तिशाली मुखिया के रूप में हम इन्हें देखते हैं। Akbar's revenue minister Todermal carried out a careful survey of crop yields, prices, and areas cultivated for a 10-year period 1570 to 1580। अकबर बादशाह के 9 रत्नों में से एक रत्न टोडरमल था और टोडरमल ने 10 साल के समय का में 10 साल के समय के लिए एक सर्वे किया। 10 साल के समय के लिए सर्वे किया जिसमें उसने ये निर्धारित किया कि कौन सी फसल उगाई जा रही है, उसकी कीमत क्या है और कितने क्षेत्र में फसल उगाई जा रही है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा टैक्स वॉज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। और इसके आधार पर जो लैंड टैक्स था, जो राजस्व था, वो निर्धारित किया गया। ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल्स विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स। दिस रेवेन्यू सिस्टम वॉज नोन एज जब्त। और इस तरह से प्रत्येक रेवेन्यू सर्कल में, प्रोविंस में, प्रांत में लैंड टैक्स फिक्स कर दिया गया जिसे जब्त कहा गया। It was prevalent in those areas where Mughal administrators could survey the land and keep very careful accounts. This was not possible in provinces such as Gujarat and Bengal. इस तरह के जब्त की व्यवस्था केवल उन क्षेत्रों में ही थी जहां मुगल प्रशासक निरीक्षण कर सकते थे, सर्वे कर सकते थे। जो गुजरात और बंगाल का क्षेत्र था वहाँ जब्त की व्यवस्था नहीं थी। इन सम एरियाज द जमींदार्स एक्सरसाइज्ड अ ग्रेट डील ऑफ पावर। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड ड्राइव them to rebellion. Sometimes zamindars and peasants of the same caste allied in rebelling against Mughal authority. These peasant revolts challenged the stability of the Mughal empire from the end of the 17th century. हम क्या देखते हैं कि मुगलों की आमदनी का जो स्रोत किसानों से प्राप्त राजस्व था और वो किसानों से प्राप्त राजस्व मुग़ल शासक जमींदारों के माध्यम से वसूलते थे। जब मुग़ल प्रशासक ज़मींदारों से ज़बरदस्ती ज़्यादा लैंड टैक्स सख्ताई से, कड़ाई से वसूलते थे तो ज़मींदार किसानों के साथ मिलकर विद्रोह भी करते थे। और जो 17वीं शताब्दी के अंत में आते आते हम देखते हैं मुग़ल शासक में अस्थिरता का कारण भी बना अकबरनामा एंड आईने अकबरी। जो अकबरनामा है वो मुग़ल बादशाह अकबर के जीवन पर आधारित है, जो अबुल फजल ने फारसी भाषा में, पर्शियन भाषा में लिखा, जो 3 वॉल्यूम का एक वर्क है, एक बुक है। और अबुल फजल अकबर ऑर्डर्ड वन ऑफ द close friends and courtiers Abul Fazl to write a history of his reign. Abul Fazl wrote a 3-volume history of Akbar reign titled Akbarnama. The first volume dealt with Akbar's ancestors and the second volume recorded the events of Akbar's reign, and third volume is the Aine Akbari. It deals with Akbar's administration, household, army and revenue and the geography of his empire. अकबरनामा के 3 वॉल्यूम में पहला जो भाग है वो अकबर के पूर्वजों के बारे में, दूसरा भाग अकबर के शासनकाल के बारे में और तीसरा भाग अकबर का जो प्रशासन था, जो सेना थी, उसके बारे में, राजस्व के बारे में और साम्राज्य का जो भूगोल था उसके बारे में थी। और अकबरनामा के तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा गया। It also provides rich details about the traditions and culture of the people living in India.
The most interesting aspect about the Aine Akbari is its rich statistical details about things as diverse as crops, yields, prices, wages and revenues. सबसे विशेष बात अकबरनामा के तीसरे भाग आईने अकबरी के बारे में ये थी कि इसमें न केवल भारत की संस्कृति के बारे में चित्र मिलता है हमें, बल्कि जो सांख्यिकी जानकारी है, सांख्यिकी जो डिटेल है कि फसल के बारे में, उपज के बारे में, दाम के बारे में और राजस्व के बारे में, भत्तों के बारे में, वो बहुत स्पष्ट दी गई है। थैंक्स।